अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। जब जब मेरे सामने ऐसे वाक़यात आते हैं तो रब्बे ज़ुल जलाल के बाद मेरा दिल चाहता है कि मैं क़ायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की जिद्दोजहद और अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह की उस फ़िक्र पर शुक्र अदा करूँ। एहसास होता है कि दो कौमी नज़रिया क्या है। दुनिया के कई ममालिक में माइनॉरिटीज़ के साथ जुल्म होता है, फ़र्ज़ी मुक़द्दमात बनाए जाते हैं, डराया जाता है, धमकाया जाता है, नौकरियों में उन्हें हिस्सा नहीं मिलता, मसावी सलूक नहीं होता, अक्सरियत अक़लियत को मुकम्मल तौर पर कबूल नहीं कर पाती। लेकिन कहीं भी अक़लियत के साथ जुल्म, तशद्दुद, बर्बरियत, गैर इंसानी सलूक हुकूमती सरपरस्ती में नहीं होता, जिसके लिए दरिंदा मोदी का भारत अपनी मिसाल आप है। दरिंदा मोदी की रियासत में कोई अक़लियत महफूज नहीं। ताज़ा वाक़े के बारे में सोचती हूँ तो रूह काँप जाती है कि भारतीय हुकूमत, रियासत, पुलिस, अवाम सब ने मिलकर एक मुस्लिम ख़ानदान को किस हद तक अजियत में मुब्तला कर दिया कि उस मजलूम शख्स ने इस माशरे में जीने से बेहतर बीवी बच्चों के साथ ट्रेन के सामने कूद कर जान देने को ज़्यादा बेहतर समझा। भारत में रहने वाले उस मुसलमान शख्स का कसूर सिर्फ इतना था कि जहां वो पिछले 26 साल से काम करता था, वहां 3 किलो सोना चोरी हो गया था। तमाम मुलाजमीन से पूछगछ हुई, लेकिन ये शख्स बाकियों से अलग था, मुसलमान था। और भारतीय पुलिस के पास तो इस शख्स के बदतरीन रवैया रखने का हुकूमती सर्टिफिकेट मौजूद था। तो इस पर मुकदमा भी हुआ, जेल भी भेजा गया, तशद्दुद भी हुआ, इल्ज़ाम कबूल करवाने के लिए दबाव भी डाला गया, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। चोरी न करने के बावजूद अब्दुल सलाम को दुकान मालिक से माफ़ी मांगने पर मजबूर किया गया और मुसलसल उन्हें और उनके ख़ानदान को हिरासा किया जाता रहा। जेल से वापस आए, बेरोज़गार हो गए तो रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। वहाँ एक मुसाफिर अपना बैग भूल गया। अब्दुल सलाम ने बैग वापस करने की नेकी की तो बदले में 70,000 रुपये चोरी का इल्ज़ाम लगाकर फिर पुलिस का वही घिनौना खेल शुरू हो गया और फिर अब्दुल सलाम का ज़ब्त जवाब दे गया। भारत में होने वाला नाज़रीन ये पहला वाक़या नहीं है और आखिरी भी नहीं होगा। लेकिन आज हर वो शख्स जो कहता था कि पार्टीशन होना गलत था, जान गया है कि वो खुद गलत था। काश इंसानी हुकूक के चैम्पियंस मकबूजा कश्मीर से लेकर भारत के हर कोने में उठने वाली अक़लियतों की उन दर्दनाक आहों को महसूस कर सकें। प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी गहमा गहमी, नवाज शरीफ के बयानिए पर नून लीग और पीपी के इख्तिलाफात ऐसे में होने जा रही है। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज की मुलाकात, क्या खलीज ख़त्म हो पाएगी? इख्तियार कर रही है, केसेस पर केसेस आ रहे हैं, लेकिन आवाम संजीदा लेने को तैयार नहीं है। हुकूमत कैसे निपटेगी खतरे से, बात करेंगे। और आईजी की इज्जत नफ्स मजरूह होने के नाम पर छुट्टियों पर जाने का ऐलान करने वाली सिंध पुलिस 1 माह बाद भी मौलाना आदिल के कातिलों को गिरफ्तार नहीं कर सकी। बात करती हूँ जरा इस पर। प्रोग्राम में नाज़रीन आपको खुशामदीद कहती हूँ। चंद रोज़ कबल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का एक इंटरव्यू, जिसमें वो इदारों पर तनकीद और नवाज शरीफ साहब के आला शख्सियात के नाम लेने पर खुलकर बता चुके हैं कि एपीसी में तय हुआ था कि किसी इदारे का नाम नहीं लिया जाएगा, सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट कहा जाएगा। लेकिन जब नवाज शरीफ ने तकरीर की तो फौजी क़यादत का नाम लिया, जिस पर उन्हें दचका लगा। लेकिन आज उनका एक और इंटरव्यू सामने आया जिसमें वो कहते हैं कि एपीसी में किसी का नाम लेने से मना नहीं किया गया था। तो नाज़रीन, बिलावल की इस बात से ऐसा तासुर मिल रहा है कि शायद वो अपने बयान से फिर गए। इस पर भी मैं बात करूंगी, लेकिन दूसरी जानिब आईजे सिंध के मामले पर आने वाली इंक्वायरी रिपोर्ट पर भी तो बात करूंगी, जो किसी के लिए बहुत खुशाइंद है और किसी के लिए बिल्कुल ही काबिल कबूल नहीं है। नून लीग के मुताबिक इंक्वायरी, आईजी तहफ़्फ़ुज़ात इंक्वायरी पर सिर्फ खुलासा आया है, रिपोर्ट मजीद वाज़ेह होनी चाहिए थी। लेकिन पीपल्स पार्टी तहकीकात पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार कर चुकी है। आज मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी अहम पेशरफ्त हुई है। इसमें शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज समेत 10 मुल्जिमान पर फर्दे जुर्म आयद हो गई है। साथ ही शायद खाकान अब्बासी साहब, उन्होंने एहतसाब अदालत में दरख्वास्त जमा करवाई कि उनके खिलाफ LNG केस लाइव TV पर दिखाया जाए। हम इस वक्त आबिद शेर अली साहब मुस्लिम लीग नून से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद साहब आपके कीमती वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइए, मियाँ साहब के साथ लंदन में हैं आप,
तबीयत कैसी है उनकी? जो ट्रीटमेंट उनका होना था शुरू हो गया है सर, क्या हुआ उसका? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कदरे बेहतर है और उनके काफ़ी अभी मेडिकल चेकअप रहते हैं और वो उनके डॉक्टर भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो उनका वो मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला खैर करेगा, बेहतरी करेगा। अच्छा अब सर जो टेस्ट हो रहे हैं उनमें मियां साहब के प्लेटलेट्स कितने हैं? क्या अभी सेटल हो गए हैं सर? क्योंकि माशाल्लाह मियां साहब के फुटेजेस वगैरह देखी जाए तो स्टेबल दिखाई देती है उनकी कंडीशन सर। वॉक करना उनका हक है और ये कदगने नहीं है मरीज के ऊपर के वो वॉक भी नहीं कर सकते, तो लिहाजा डॉक्टर ने भी उन्हें यही हिदायत की है कि आप वॉक करें। जी। तो मियां नवाज शरीफ साहब का वॉक करना भी ये खबर बन जाता है, घर बैठना भी खबर बन जाता है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की सियासत का फिर मरकजी आजकल नवाज शरीफ हैं और पहले भी थे और इंशाल्लाह आइंदा भी रहेंगे। तो हम उनकी सेहत के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत याब करके जल्द अज जल्द इंशाल्लाह वो पाकिस्तान आएंगे। आमीन सर। सर आज के डेवलपमेंट के हवाले से भी मैं बात कर लेती हूँ आपसे। मरियम बीबी ने बिलावल से मुलाकात की दरख्वास्त की है सर, क्या ये मुलाकात मियां साहब की हिदायत पर हुई है सर? देखे जी, पीडीएम लीडरान की आपस में मुशावरत होती रहती है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन पर बातचीत होती है और होती भी होनी चाहिए। शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं नवाज शरीफ को डिपोर्ट करने की दरखास्त की है मियां साहब के पुराने साथी उन्हें भगोड़ा कह रहे हैं सर। क्या आप लोग उन्हें नहीं कहते कि जो तहरीक को चला रहे हैं सर, अगर मेरी बात पाकिस्तान अगर चलाएं तो यकीनन इसका असर पड़ेगा सर? पाकिस्तान में पूरी उनकी जमात उनके साथ है। उनकी जमात ने ही उनको कहा है कि जी कि आप लंदन में रहकर अपनी ट्रीटमेंट कराएं और नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह ताला पूरी कुव्वत के साथ इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान आएंगे। और ये लोगों की गलत फहमी है कि वो देखे हर एक हिकमत अमली होती है, अपनी वो सेहत को मद्देनजर रखते हैं। तो किस इंसाफ की आप बात करते हैं, कौन सी चीजों को आगे फेस करें? क्या अरशद मलिक जैसे लोगों से फैसला करवाकर मियां नवाज शरीफ को सजाएं दिलाई जाए? क्या इसकी खातिर वो हैं? क्या मलिक अरशद को किसी ने जेल में डाला? क्या किसी ने तहकीकात की कि आपने किसके कहने पे ये फैसले किए? क्या मामला है? क्या किसी में इतनी शर्मो हया है? बाकी ये भी तो आबिद साहब यानी सर इलेक्शन के करीब आने तक मियां साहब वापस नहीं आएंगे सर? एक मिनट बात सुनने मेरी। तो वो उन भगौड़े तो वो है जो आइन शिकनी करते हैं और बार बार आइन को रोंगते हैं और जस्टिस फाइज ईसा साहब के जैसे जो मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं उनको प्रेशराइज करते हैं। क्या ये इंसाफ है? ये हमारा आइन कहता है। अच्छा आबिद साहब, वो जो बिलावल साहब की भी गुफ्तगू आपने सुनी होगी, मोहम्मद जुबैर साहब ने तो कह दिया है कि ऐसी बातों के कोई सबूत नहीं होते। तो जिन बातों को बिलावल कह रहे हैं कि मियां साहब के पास यकीनन कोई सबूत होंगे तभी उन्होंने इतने बड़े इल्जामात लगा दिए, इतनी बड़ी बात कर दी, उसके भी सबूत क्या मियां साहब पेश करेंगे? वो भी सामने आएंगे, उसका भी वक्त आएगा। आप मोहतरमा हैं, मेरा ख्याल है कि आपकी नजर भी दूर की भी ठीक होगी, नजदीक की भी ठीक होगी। क्या आपने नहीं देखा कि किस तरह अगले दिन जाके क्या ये रिमोट एरिया के अंदर इलेक्शन हो रहे थे? मेरे जैसे हल्के के अंदर मेरे साथ ये वाकया 60,000 वोट से जीता हुआ आदमी अगले दिन शाम को 4 बजे 900 वोट से हरा दिया जाए। तो ये इलेक्शन है कि मेरे पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाला गया। मैं अंडर ओथ बात कर रहा हूँ, ये मैं किसी की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहा हूँ। मेरे साथ जो हुआ, मेरे जो पोलिंग एजेंट्स के साथ रात को रस्सी के साथ बांधा गया, सुबह 5-6 बजे मैं उनको छुड़वा के लाया। तो क्या ये किसी को नजर नहीं आता ये क्या था? आबिद साहब, सर मेरी आंखों ने ना वो मंजर भी देखा और मेरे कानों ने वो गुफ्तगू भी सुनी ख्वाजा आसिफ साहब की कि जब वो कह रहे थे कि उन्होंने रात को आर्मी चीफ साहब को फोन किया और सुबह वो इलेक्शन जीत गए सर। तो आप ये आर्मी चीफ साहब से पूछे कि उन्होंने ये फोन कॉल सुनी, क्यों सुनी? फिर क्या आप में इतनी जुर्रत है? क्या आपकी इतनी जिसारत है? आप में की जुर्रत है कि आप ख्वाजा आसिफ साहब से ये पूछ सकें कि उन्होंने कैसे फोन किया आर्मी चीफ साहब को?
मेरी 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 बहन या ख्वाजा आसिफ साहब ने अपना जवाब उन लोगों को दिया जिन्होंने उनके ऊपर ये कीचड़ उछाला। ये ख्वाजा आसिफ साहब ने उसका बयान दिया। नून लीग और पीपल्स पार्टी में सर एक खलीज है जो बढ़ती जा रही है। पहले ये नाम लेने का मामला, अब आईजी सिंह की रिपोर्ट, क्या वजह है सर? आपको मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, सुन ले जरा, तहम्मुल से सुनिएगा। आबिद शेर अली हो, आप हो, हमें कंटोनमेंट में जाने के लिए, कैंट में जाने के लिए अपना आईडी कार्ड दिखाना पड़ता, ठीक है? आप अपने आईडी कार्ड को बताए बगैर उस टेरिटरी में दाखिल नहीं हो सकते। तो जहां पर हमारी बहन एक चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को जो पमाल किया गया, वो किसकी जुर्रत से किया गया? क्या आपको कायदे आजम के फरमान की मज़ार की इतनी परवाह है? तो क्या आपको कायदे आजम के जो फरमूदात हैं, जब आइन तोड़ा जाता है, आइन शिकनी की जाती है, क्या उस वक्त कायदे आजम के फरमानात आपको याद नहीं आते? क्या उस वक्त कायदे आजम के जज्बात, आप एक तरफ कायदे आजम की बहन को, फातिमा जिन्ना को गद्दार करा देते हैं, क्या उस वक्त कौम के और बाकी लोगों के वकार को मंजूर नहीं होता? आप हमारी बेटी के कमरे को तोड़ के जा रहे हैं, क्या वहां पे टेररिज्म था? क्या वो वहां पे जो मोस्ट वांटेड लोग बैठे हुए थे? ये शहबाज शरीफ साहब के जेल जाने के बाद मियां साहब से उनका कोई राब्ता हुआ है? आपके इल्म में है ऐसा कुछ? मेरी बहन शहबाज शरीफ साहब को ये बख्तरबंद गाड़ियों में लेकर जाते हैं, जिसने पंजाब की खिदमत की, जिसने पंजाब को डायलिसिस फ्री पंजाब करा दिया, जिसने पंजाब को एजुकेशन दी, जिसने मोटरवेज बनाए, जिसने मेट्रो बस बनाई, जिसने ऑरेंज ट्रेन बनाई, जिसने पंजाब की तकदीर बदली, आज वो बेचारा जेलों में है और लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया, चीनी चोरी की, आटा चोरी किया, पंजाब को बेच डाला, रिश्वत का बाजार गर्म है, वो साधु बनकर बैठे हैं। फैसला पाकिस्तान की अवाम ने अब करना है, अब ये इस तरह नहीं होगा। सर राब्ता हुआ है मियां साहब का शहबाज शरीफ साहब से? कोई राब्ता वगैरह हुआ? मैं ये पूछ रही थी आपसे। नहीं हुआ? आपके सामने ही है, वो पुलिस की कस्टडी में आते हैं, पुलिस की कस्टडी में जाते हैं। राब्ता अगर होता तो आपको भी पता चल जाता, मीडिया के जरिए हमें भी पता चल जाता। कोई ऐसा राब्ता नहीं है। आपकी इंशाअल्लाह ताला रही बात पीपल्स पार्टी और नून लीग की, आप फिक्र न कहें, ये इताअत पे नहीं जाता। चलें सर, लेट्स सी। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद शेर अली साहब। तो तैमूर तालपुर साहब मेरे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनसे इस मामले पर बात करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी काफ़ी हेडलाइन की जीनत बना रहा, 2-3 दिन तक ये बयान उनका चलता रहा कि जो बात उन्होंने की थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह से वो उनका नया स्टेटमेंट सामने आया, तो बिलावल भुट्टो साहब या अपनी बात से मुकर गए हैं या फिर किसी के कहने पर क्यों उन्होंने अपना स्टेटमेंट चेंज किया, ये मैं बात करूँगी। इसके साथ साथ आबिद शेर अली साहब अभी कह रहे थे कि जी मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो खलीज या दरारों की बात हो रही है, जो पीडीएम में के इत्तेहाद के दरार की बात हो रही है, इस तरह का कुछ होने नहीं जा रहा है। तो लेट्स सी, अब ये वक्त बताएगा जैसे जैसे मामलात आगे बढ़ेंगे, और उसके बाद ही शायद मालूम होगा कि होने क्या जा रहा है इस पीडीएम का। और इससे पहले कि मैं तैमूर साहब की तरफ आऊँ, इस मुलाकात के हवाले से उस्मान खान क्योंकि कवर कर रहे हैं इस तमाम इवेंट को गिलगित बल्तिस्तान में, तो उनसे मैं जान लेती हूँ। उस्मान, ये मुलाकात, इसका आगाज़ हो गया क्या? मरीम नवाज और बिलावल भुट्टो साहब के दरमियान कुछ अहम मामला डिस्कस होने जा रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, क्या हो रहा है? जी बिल्कुल, बाज़ाब्ता तौर पर ये मुलाकात का आगाज़ हो गया है और ये दावत मरीम नवाज ने दी थी और बाज़ाब्ता तौर पर मुलाकात के लिए बिलावल भुट्टो उस ऊंचाई की दावत में जो है उस पहुंच चुके हैं, जहां पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा शेर रहमान है, मुस्तफा नवाज खोखर है और गिलगित बल्तिस्तान की जो पीपल्स पार्टी की क़यादत है वो भी शरीक है। जबकि नून लीग से शाहिद खाकान अब्बासी हैं, एहसन इकबाल, परवेज रशीद और हाफिज हफीज रहमान और मरियम औरंगजेब भी इस मुलाकात में शरीक हैं। और बताया जा रहा है कि मजमूई सूरत हाल इस वक्त जो मुल्क की है सियासी, उसके ऊपर बातचीत की जा रही है, मुस्तकबिल की हिकमत अमली कैसे आगे मिलकर चलना है। और गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में जो अब इस वक्त हिस्सा ले रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अब ये तीनों जमातें जो हैं वैसे अपोजिशन का एक इत्तेहाद है, लेकिन यहाँ पर जो है वो अपनी अपनी जमात का इलेक्शन लड़ा जा रहा है। तो वो एक हिकमत अमली है, किस तरीके से टफ टाइम देना है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग मिल के किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहाँ से आउट कर सकते हैं, ये सारे मामलात हैं जिसके ऊपर बातचीत की जा रही है। और कल जो पाक फौज की जानिब से कराची वाक़े के बाद जो रिपोर्ट सामने आई थी, उसके बाद ये मुलाकात जो है वो रखी गई थी। गुज़िश्ता शाम हमें मालूम हुआ था कि मरीम नवाज की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर दावत दी गई है और अब ये मुलाकात
शुरू हो गई है और एक मुलाकात जो है ये 1-on-1 हो रही है और दूसरी मुलाकात जो है वो वफूद की सतह पर इसके बाद जो है वो वहीं पर होगी। सही, बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान खान, आप मौजूद थे प्रोग्राम में और इस हवाले से बता रहे थे। तो दोनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक पेज पर तो गिलगित बल्तिस्तान में नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन चाहते ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी तरह से वहाँ पे साइड लाइन कर दिया जाए। छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे, ब्रेक के बाद वापस आ रही हूँ, तैमूर तालपुर साहब से बात करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन जी। तैमूर तालपुर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद हैं। खुशामदीद कहूँगी आपको प्रोग्राम में। सर, सबसे पहले तो सर ये बता दें, पहले बिलावल साहब को नवाज शरीफ साहब के नाम लेने पर शौक लगा था और उसके बाद अब कह रहे हैं कि नाम लेने के हवाले से तो कोई बात नहीं हुई थी। सर, ये स्टेटमेंट उन्होंने अपना चेंज किया है, किसी के कहने पर चेंज किया है क्या तैमूर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच किरण फॉर हैविंग मी ऑन द शो। सर देखिए, ये जो मीटिंग्स हो रही हैं, उन मीटिंग्स की जो कार्रवाई है वो स्ट्रेट आपके पास आ रही है। जो कुछ डिस्कशंस होते हैं, जो बातें होती हैं, वो आपके पास उसी वक्त रिपोर्ट होती हैं। 11 जमातें हैं, 11 जमातें अपना अपना मौक़िफ़ सामने रखती हैं और उसके बाद जो भी फ़ैसला होता है वो मौलाना साहब सबका कंसेंट लेके और फिर करते हैं। तो जारी बात है, कोई चीज़ हो सकता है एक पार्टी एडवाइस करे, हो सकता है दूसरी पार्टी उस चीज़ को नापसंद करती हो, तो ये तो थोड़ा बहुत होता रहता है। जब 11 जमातें एक साथ चलेंगी तो कुछ ना कुछ तो सबके पॉइंट ऑफ व्यूज़ और ओपिनियंस आएंगे ना। वहाँ पे एक ही जमात की तो चीज़ नहीं चल सकती है वहाँ पर। सर पसंद नापसंद एक तरफ, बिलावल साहब अपनी बात से पीछे क्यों हटे? बिलावल साहब बिल्कुल अपनी बात से पीछे नहीं हटे। बिलावल साहब ने मेरे ख्याल से बहुत ओपनली कहा था कि हम सब अपना अपना मौक़िफ़ रखते हैं और रखते रहेंगे। सर, बिलावल साहब ने बड़ा क्लियर कहा था कि एस्टैब्लिशमेंट का नाम लेना तय हुआ था, एस्टैब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम लगाना तय हुआ था, किसी का नाम लेना तय नहीं हुआ था। और आज बड़ा क्लियरली अपने दूसरे स्टेटमेंट में वो ये कह रहे हैं कि जी नाम लेने से तो मना नहीं किया गया था। नहीं, देखिए, जनरली उन्होंने एक बात की थी, उन्होंने कोई स्पेसिफिकली नहीं कहा था। वो बेहतर शायद पसंद करते हैं कि वो डायरेक्टली किसी का नाम ना लें, पर अगर पीडीएम किसी का नाम लेती है तो ना उनको पहले कोई एतराज़ था ना अब कोई एतराज़ है। पर जो कि बात उन्होंने पहले की थी वो उनका अपना ज़ाती मौक़िफ़ हो सकता है, पर पॉलिसी तो वही चलेगी जो पीडीएम में हर किसी की मिली हुई होगी, जो भी यकजहता फैसला सबका एक साथ होगा। हाँ, और आज जो मीटिंग हो रही है मरियम साहिबा और बिलावल भुट्टो साहब की, उसमें कौन से अहम मामला डिस्कस हो रहे हैं? सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि जो इम्प्रेशन एक दे रही है पीटीआई की हुकूमत और इनके वफाकी वज़ीर कि ये पीपल्स पार्टी का और नून लीग का इत्तेहाद नहीं बन सकता। कभी कभार ये डफेड़े डाल रहे हैं। कराची में जो बहुत घटिया किस्म का इंसिडेंट हुआ मरियम नवाज साहिबा के साथ, आपने देखा था होटल के अंदर, निजी होटल के अंदर, किस तरह से फेडरल गवर्नमेंट ने उसको कराया था, प्लस ये चीज़ वो माने ही नहीं। तो ये तो बहुत बड़ी चपेट लगी है कि आपकी इंक्वायरी रिपोर्ट में तो ये सब साबित हो गया। जो उन्होंने कराया उनको सज़ा भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से मिली और उनके सब मिनिस्टर्स ने आके कैटेगोरिकली सब चैनल्स पे कहा कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, जो भी काम कुछ हुआ है ये सारा प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने किया है। तो इस किस्म से बहुत सी चीज़ें हैं, कोशिशें हैं जो खान साहब और उनके वज़रा करना चाह रहे हैं हम दोनों को दूर करने के लिए, और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम मिलते रहें और इनको बताते रहें यानी कि हमारी मुलाकातें हो रही हैं। तैमूर साहब, यानी आज की मुलाकात में कल जो रिपोर्ट आई है वो डिस्कस होगी, वो भी डिस्कस होगी? सर फिर से कहिएगा। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, जो आज मुलाकात हो रही है उसमें जो कल रिपोर्ट आई है वो डिस्कस होगी बेसिकली? बिल्कुल, वो भी डिस्कस होगी और भी बहुत सी चीज़ें डिस्कस होंगी। कहीं पे कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा तो वो भी आज इंशाल्लाह ताला क्लियर हो चुका होगा। हाँ। और हमेशा की तरह फिर से वी विल बी ऑन द सेम पेज अगेन। इस मुलाकात के बाद क्या ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक मौक़िफ़ कल आया है कि रिपोर्ट के ऊपर मुकम्मल तौर पर अब वो इत्मीनान का इजहार उन्होंने कर दिया है, मुस्लिम लीग नून का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, तो क्या पीपल्स पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो सकता है सर मुलाकात के बाद? नहीं, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने वेलकम किया है इस अमल को जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने किया था, और उसको बहुत ही खुश आइन और जमहूरी कदम हमने इसको माना है और हम इसी को मानते रहेंगे।
हम हाजिर हैं यहाँ पर, जो भी शिकवे शिकायत होंगे या कुछ आगे करना होगा तो वो सारी चीजें हम क्लियर करेंगे। जो सिंध हुकूमत की मिनिस्ट्रियल कमेटी जिसको 30 दिन के अंदर रिपोर्ट देनी है, इनको अगर और कोई एक्सटेंशन किसी चीज में चाहिए होगी तो विल मेक श्योर वी डू इट फ्रॉम देयर। ठीक है सर, आप साथ ही मौजूद हैं। मुझे अगले टॉपिक की जानिब बढ़ना है, कोरोना के हवाले से बात करें। लियाकत शहवानी साहब भी मेरे साथ मौजूद होंगे। आवाम इस वक्त हम मानने को शायद तैयार नहीं है, लेकिन कोरोना कुछ है और इसके केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ये इसकी दूसरी वेव है। हुकूमत सख्त इक़दामात पर गौर कर रही है। NCOC ने अवामी तकरीबात हो गए, इज्तिमात हो गए, इस पर पाबंदियाँ लगाने की बात हो रही है। हाई रिस्क एरियाज़ हैं, यहाँ पर पाबंदियाँ सख्त करने की बात हो रही है। स्कूल्स में सर्दियों से कबलज़ वक्ती तातीलात की सिफारिशात भी पेश की जा रही हैं। इसके अलावा भी दीगर सिफारिशात हैं। तो क्या सूबाई हुकूमतें इन तजावीज़ से मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक कर रही हैं? अमल दरामद ये दूसरी वेव में मुमकिन हो पाएगा? हुकूमती नुमाइंदगान ही मेरे साथ मौजूद हैं। शहवानी साहब, सर आपसे इस बात का आगाज़ कर लेते हैं। जो सिफारिशात आ रही हैं, NCOC की जो मीटिंग्स हो रही हैं, जो तजावीज़ लाई जा रही हैं, सर इस वक्त तमाम लोगों के कंसेंसस मौजूद हैं, सबका इत्तेफाक है, ये अब लाए अमल में आएगा सर? जी, अभी तो रिकमेंडेशंस हैं और हर एक सूबा जो है अपनी जो मारूजी उनकी सूरत हाल है उसको देखते हुए फैसला करेंगे। और अभी 3 दिन कबल अगर आप मुझसे ये सवाल पूछते तो मेरा जवाब होता कि बलूचिस्तान में कोविड की जो फैलाव की सूरत हाल है वो ज़्यादा संजीदा नहीं है, ज़्यादा सीरियस नहीं है। लेकिन गुज़िश्ता 3 दिनों से केसेस जो है एकदम जो है बलूचिस्तान में बढ़ना शुरू हो गए। 3 दिनों में हमने 1850 टेस्ट कंडक्ट किए जिसमें 140 केसेस पॉजिटिव आए और गुज़िश्ता पूरे एक हफ्ते में 1 से 7 नवंबर तक जो हमने टेस्ट कंडक्ट किए 3267, उसमें 135 पॉजिटिव आए थे, जो 4% बढ़ते थे। और 3 दिनों में 135 की बजाय 140, यानी दुगना हो गए केसेस। पिछले महीने जो टोटल हमने टेस्ट कंडक्ट किए तो 29,000, उसमें 628 सिर्फ केसेस पॉजिटिव आए थे, जो सिर्फ बनते थे 2.1%। और अब जो है नवंबर के पहले 10 दिनों में जो शरह है वो 8% पे जा रहा है। मार्च में जब 7% हमारे इन्फेक्शन केसेस रिपोर्ट होना शुरू हुए तो हमने लॉकडाउन किया था। जुलाई में 8% केसेस थे, तब भी स्मार्ट लॉकडाउन रहा। अब 8% तक हम पहुंच गए हैं। इस वक्त शुक्र है जो हॉस्पिटल में फ्लो है वो तो नहीं है, लेकिन यह है कि ये जो नई लहर है इसमें अमवात बढ़ रहे हैं। 10 दिनों में 3 कोविड के जो पेशेंट है वो अल्लाह को प्यारे हुए हैं। हालांकि गुज़िश्ता पूरे महीने में सिर्फ 5 एक्सपायर हुए थे। सो इट मींस के फैलाव के साथ साथ जो कोविड की जो नई ये म्यूटेटेड जो साख्त है ये ज्यादा लीथल भी दिखाई दे रहा है, जानलेवा दिखाई दे रहा है। अब इस सर यानी दूसरी जो वेव है लियाकत साहब वो ज्यादा खतरनाक हो रही है। तो बलूचिस्तान हुकूमत क्या सोच रही है सर? मज़ारात पर, स्कूल्स पर, बाजारों पर, शादी हॉल्स पर, तकरीबात पर पाबंदी लगाने जा रहे हैं आप लोग? देखिए, हमारी सोच डिपेंड करती है कोविड के स्प्रेड पे और उसके कंट्रोल पे। स्प्रेड बढ़ेगी तो हम सोचने पे मजबूर होंगे कि हमें न चाहते हुए भी समहाउ स्मार्ट लॉकडाउन कह लें, माइक्रो स्मार्ट कह लें, पार्शली लॉकडाउन, वो हमें डिसीजन लेना होगा क्योंकि अब तक वैक्सीन पाकिस्तान में नहीं पहुंची। चंद एक वेस्टर्न ममालिक में उन्होंने शायद आगाज कर दिया है। अब हम तक कब पहुंचेगा, हमारे पब्लिक तक कब पहुंचेगा? तो उस वक्त तक SOPs पे अमल दरामद और लॉकडाउन इन एनी शेप, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता बचता नहीं है। हम नहीं चाहते लॉकडाउन हो, क्योंकि लॉकडाउन में 60 अरब से ज्यादा हमारे GDP जो साइकिल है बलूचिस्तान की मईशत को नुकसान हुआ। 6 अरब रुपए बलूचिस्तान गवर्नमेंट के अपने जो हमारा बजट है काट के हमने कोविड के लिए एक्सपेंडिचर करने पड़े। 8 लाख हमारे जो डेली वेजेस वर्कर्स है वो बेरोजगार हो गए थे। 5 लाख से ज्यादा हाउस होल्ड्स वो खत गुर्बत से नीचे चले गए थे। वो एक का आलम का बड़ा एक मुश्किल फैसला है। लेकिन अगर अवाम SOPs पे अमल दरामद नहीं करते, कोविड बढ़ती है, तो फिर NCOC की जो रिकमेंडेशन है उस पे बलूचिस्तान गवर्नमेंट संजीदगी से जरूर सोचेगी। अलगर्ज के अभी तक हमने उस पर कोई फैसला नहीं किया। हम मजीद भी सूरत हाल को ऑब्जर्व कर रहे हैं। सही। और क्राइटेरिया हमने ये रखा है कि अगर केसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं, नंबर 1, सेकेंड पेशेंट्स फ्लो हॉस्पिटल में बढ़ जाती है और अमवात
ये अहम एक खुदा न इम्पोर्टेंट खास्ता। क्राइटेरिया हमने फिक्स जी, किया है, उसमें इजाफा हो जाता है तो फिर मजीद हम जो पब्लिक है उसकी जिंदगियों पे रिस्क नहीं ले सकते तो और फिर हमें आपको सख्त ये फैसले लॉकडाउन न चाहते लॉकडाउन हुए की तरफ करने जाना ही पड़ेंगे। पड़ेगा, ठीक है। तैमूर साहब, जिस वक्त ये पहली वेव आई थी उसके बाद जिस तरह का रवैया सिंध गवर्नमेंट का था कि जब वफाक की जानिब से बार बार ये कहा जा रहा था स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ आए, तो आप लोग चाह रहे थे कि मुकम्मल लॉकडाउन हो। बट सर अब जो अगेन दूसरी वेव है इसकी, इसमें तो ये मामला और ज़्यादा संजीदगी की तरफ जा रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है, सिंध हुकूमत क्या सोच रही है? सर फौरी तौर पर ये जो रिकमेंडेशंस आ रही हैं इस पर अमल दरामद होगा, मुतामल हो पाएगा? सर यहाँ पर ताजर बिरादरी, तमाम लोग जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा फिर एहतजाज भी किया और SOPs की यकीन दहानियाँ भी करवाई कि हम काम अपना करने दें, हम सब कुछ करेंगे, तो सर अभी क्या होगा दोबारा? किरण देखें, जिस पॉजिटिविटी रेट को हम 2 महीने पहले 1.7 पे ले गए थे वो 24% तक गया है। तो ये तो बहुत बड़ी एक सर्ज है। 2 महीने पहले एक्टिव केसेस 5,000 पे चले गए थे, अब 20,000 पे आ गए हैं। और जब इमरान खान साहब कह रहे थे ये नज़ला और ज़ुकाम है और ये सही हो जाएगा, घबराना नहीं आपको, उस वक्त भी सिंध हुकूमत हाथ बांध के सबको रिक्वेस्ट कर रही थी कि लॉकडाउन को फॉलो करो। और उसी वक्त पर गवर्नर सिंध जो है वो ऐलानात कर रहे थे कि अपनी दुकानें और शॉप्स और रेस्टोरेंट्स खोल दें, हम फेस कर लेंगे। तो हम हमेशा सीरियस रहे हैं और अभी भी सीरियस हैं। और चीफ मिनिस्टर सिंध, वैसे मुझे ज़रूर कहना चाहिए कि चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान और CM सिंध ज़्यादातर एक पेज पे होते हैं और उनकी भी काफ़ी पॉजिटिविटी थी इस लॉकडाउन में। उनकी चल नहीं रही थी PM साहब के अहकामात की वजह से, वरना वो भी हमारे साथ एक पेज पर जाम साहब थे। अभी चीफ मिनिस्टर सिंध ने ये हमें बताया हुआ है, उन्होंने अपना मेकअप माइंड किया हुआ है कि अगर ये नंबर्स ऐसे ही सर्च करते रहे तो स्मार्ट जी। लॉकडाउन से काम नहीं होगा। वी विल हैव टू गो इनटू अ फुल लॉकडाउन। पर कोशिश मुराद अली शाह साहब की ये है सर, कि वो इसको SOPs के थ्रू कंट्रोल करें। तैमूर साहब, अभी सिचुएशन क्या है सर, वो बताइए। लोग इस वक्त बड़े कंफ्यूज हैं, बड़े परेशान हैं, मज़ारात पे पाबंदी लग रही है, नहीं लग रही, रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं, नहीं हो रहे, अभी क्या हो रहा है सर? किरण, अगर ये नंबर्स हम कंट्रोल करने में कामयाब हो गए तो हम लॉकडाउन को अवॉइड करेंगे। पर अगर ये ही इस तरह चलता रहा तो हमें मजबूरन लोगों की जान बचाने के लिए, बुजुर्गों की खास तौर पे हमें लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। आज मैं जी। आपकी समा की टीम के साथ तैमूर साहब, डिस्ट्रिक्ट क्राइटेरिया साउथ क्या के रखा हुआ है अलग-अलग सर? DC के साथ मैंने विजिट्स की थी। जी सर, कब तक का इंतजार कर तो रहे हैं आप वहाँ लोगों ने? पर भी क्राइटेरिया SOPs क्या फॉलो रखा हो हुआ है रही थी। अपना? अगर ये नंबर हम विद इन 7 to 10 डेज हम कंट्रोल नहीं करते, जो हमारा एम है कि हम कर लें, तो फिर वी विल गो इनटू स्मार्ट लॉकडाउन। आई एम होपफुल कि हम स्मार्ट लॉकडाउन में ये कंट्रोल कर लें, पर जो हालात और जो फिगर्स हमें दिखा रहे हैं तो हम वो कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। तो प्रोबेबली इट इज़ पॉसिबल कि हम कंट्रोल ना कर सके तो विद इन आफ्टर 10 डेज हम लॉकडाउन की तरफ चले जाएं। तो सर ये मरहलावार सिंध हुकूमत करने जा रही होगी और किस तरह से होगा ये डिसाइड हो गया है? ये आप लोग सोच चुके हैं कि करना क्या है और किस तरह से करना है? क्या मरहलावार फिर आप लॉकडाउन की तरफ जाएंगे? जी नहीं, अगर ये कंट्रोल नहीं हुए तो हम ये स्मार्ट लॉकडाउन को फॉलो नहीं करेंगे, हम फुल लॉकडाउन की तरफ जाएंगे। पर वी आर ट्राइंग, हम बहुत सख्ती से अमल दरामद करा रहे हैं, फाइन्स कर रहे हैं लोगों के ऊपर जो SOPs फॉलो नहीं कर रहे। मार्केट्स हम विजिट कर रहे हैं, मिनिस्ट्रीज की ड्यूटी लगी हुई है यहाँ पर। तो वी आर होपफुल टू कंट्रोल इट, बट इफ वी कांट तो वी विल गो इनटू फुल फ्लैज लॉकडाउन जैसे हम पहले गए थे। अभी फिलहाल हम भी स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ ही चल रहे हैं। उस पर हमने SOPs बनाई हैं। जो सिंध हुकूमत का नोटिफिकेशन निकला है उसमें एक गाड़ी में 2 लोग से जाहिद नहीं बैठ सकते। हम मार्केट्स को जो है सो सेफ करने के लिए कुछ दिन कम कर रहे हैं। टाइम पीरियड हमने 10 बजे का कर दिया है। तो ऐसी बहुत सी और सर वो तो गालिबन तय है कि आप लोग 20 नवंबर से बंद कर रहे हैं, या उस पर भी अभी कोई कंफ्यूजन है सर? आप स्कूल्स की अगर बात करेंगे तो जैसे कि जो फैसला हुआ है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कि हम अर्ली विंटर छुट्टियां शुरू करें और ज़रा को ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर लें जब तक ये कंट्रोल ना हो, तो हम उस चीज़ में इनके साथ चलना चाहते हैं। ये एक अच्छा इनका आइडिया है। नहीं सर, एक 20 नवंबर से 31 जनवरी तक हो रहा था, जहां पर ये इंडोर शादी हॉल्स के बारे में इस पर पाबंदी की बात हो रही थी, दीगर चीज़ों पर पाबंदी की बात हो रही थी। तो इस पर आप मनोन इसी तरह से इन डेट्स के साथ ही अमल कर रहे हैं या इस पर सोच रहे हैं कि इसको आगे भी किया जा सकता है या होल्ड किया जा सकता है? हमने इस चीज़ को फ्लेक्सिबल छोड़ा हुआ है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट वी कैन डू। क्या हम बेहतरी ला सकते हैं? अगर आवाम ज़रा जिम्मेदारी का करेगी तो फिर हम इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अगर नहीं होगा तो ये कोई पत्थर पे लकीर नहीं है, हम इसको पहले भी कर सकते हैं। ऑल डिपेंड्स ऑन द फिगर्स एंड
how the people are acting. अच्छा सर, एक तैमूर साहब, एक बड़ी परेशानी लोगों को यहाँ पर ये हो रही है, आगे लोगों की शादियां हैं जिन्होंने 6-8 महीने इंतजार किया, उसके बाद बुकिंग करवा ली। अब लोगों को परेशानी ये है कि उनको ये टर्म भी समझ नहीं आ रही है, इंडोर टर्म, आउटडोर टर्म। सर जरा इसको वाजे कर दीजिएगा, लोग करें क्या? अभी बेचारे बड़े कंफ्यूज हैं। देखें, शादी जान रहेगी तो जहां रहेगा ना, अगर जान ही नहीं रहेगी तो कौन सी हम शादियां करेंगे और कैसे हम आगे जाएंगे। आउटडोर और इंडोर बड़ा सिंपल है। जो मैरिज हॉल्स होते हैं जो बंद होते हैं 4 दीवारी के अंदर, उनको हम इंडोर करा देते हैं। आउटडोर जो बड़े बड़े ग्राउंड्स, खुले ग्राउंड्स है, वहां पर हो सकता है हमको ऐसा तरीक़ेकार करें, लिमिटेड स्पेस में लिमिटेड लोग स्मार्ट तरीके से जा सकेंगे। डिस्टेंसिंग करनी पड़ेगी, पर फिर किरण साहिबा वही बात कि अगर फिगर्स कंट्रोल नहीं हुए तो देन हम किसी मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ भी जा सकते हैं। आप लियाकत साहब, आप भी सर इसी तरह से सोच रहे हैं? वहां पर भी यही होने जा रहा है? खुदा न खास्ता नंबर्स अगर आगे पीछे होते हैं तो ये 20 तारीख से पहले भी मामला हो सकते हैं, लॉकडाउन की तरफ जा सकते हैं आप लोग? जी किरण, अगला हफ्ता बड़ा अहम है। अगर केसेस की यही शरह रहती है तो 20 तारीख से कबल हमें कुछ जो है सख्त फैसले करने पड़ेंगे। SOPs पे अमल दरामद, लोगों को मास्क पहनना, कोई मास्क नहीं पहनता उनको फाइन किया जाएगा। और जो मैरिज हॉल्स हैं, जो सर्द इलाके हैं बलूचिस्तान के, उसमें तो इंडोर ही होगा, आउटडोर का तो तस्वर नहीं है। और इंडोर से इन्फेक्शन फैलेगा, शायद उनको बंद करना पड़े। तालीमी इदारों को अटमोस्ट कोशिश करेंगे कि 1 महीना मजीद दिसंबर तक उनकी छुट्टियां होनी है, इम्तिहानात होने हैं, तालीमी इदारों को हम बंद ना करें। अच्छा, बंद ना करें, ठीक है। लियाकत शहवानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप साथ मौजूद थे। तैमूर साहब, आप मेरे साथ ही मौजूद हैं, ये मेरे पास आपसे बात करने के लिए। और सवाल भी है, IG की इज्जत मजरू होने के नाम पर काम छोड़कर जबरदस्ती छुट्टियों पर जाने का ऐलान करने वाली सिंध पुलिस, किसी के दबाव में न आने का ऐलान करने वाली सिंध पुलिस, कराची में एक मुमताज़ आलिम दीन मौलाना आदिल के कातिलों को 1 माह गुजर जाने के बावजूद भी पकड़ने में नाकाम है। लेकिन न यहाँ कोई इस्तीफ़ा आया, न ही किसी शर्मिंदगी का एहसास है। सिंध हुकूमत ने मौलाना आदिल खान की कातिलों की गिरफ्तारी के लिए 50 लाख रुपए इनाम का ऐलान कर दिया। इनामी रकम मुकर्रर करने की सिफारिश काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से की गई थी। यानी 1 माह बाद भी आवाम से मदद की अपील की जा रही है। तैमूर साहब, कोई सरजनिश सर, कोई दफ्तर बुला के जवाब तलबी सर, नाकामी पर कोई सज़ा, कुछ तो किया होगा सर सिंध हुकूमत ने पुलिस के अफसरान के साथ, या बस सियासी मामलात में ही एक्टिव है इस वक्त सरकार? तकरीबन 6 या 5 दिन पहले चीफ मिनिस्टर सिंध ने इसी केस के लिए IG और CCPO को तलब किया था CM हाउस, और उन्होंने एक टाइमलाइन मांगी थी जिसके थ्रू अब आपने देखा कि उस मीटिंग के बाद ये डिसाइड हुआ चीफ मिनिस्टर साहब के कहने पर कि इसके ऊपर प्राइज मनी भी जाना चाहिए, और उसको एंडोर्स किया काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने, जिसके बाद 50 लाख ये आई है। तो इतना इजी नहीं होता कि इस तरह ट्रैक किया जाए। पूरी कोशिश कर रही है सिंध पुलिस, और अगर उस डेडलाइन तक नहीं हुआ तो आप देखेंगी बहुत से अफसरान सस्पेंड भी होंगे और शोकाज नोटिस भी निकलेंगे अगर वो अपनी डेडलाइन में काम नहीं कर सके कंप्लीट। हम इसी वजह से आपने देखा होगा सेफ सिटी अथॉरिटी हमने बनाई है, जिसके थ्रू हम इंस्टॉलेशन ऑफ 10,000 कैमराज कराची में कर रहे हैं, जिसके बाद ये सारी चीज़ें हमारे लिए ट्रेस करना बहुत बेहतर और ईजी हो जाएंगी। ठीक है तैमूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। एक छोटा सा नाज़रीन और ब्रेक के बाद वापस आऊँगी। तो पाकिस्तान पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा रज़ा हारून साहब मेरे साथ प्रोग्राम में होंगे। तकरीबन 2 साल से गायब हैं, कहाँ गायब हैं, आजकल क्या करें, बात करेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन, इस वक्त PSP के रहनुमा रज़ा हारून साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं, जिनके MKM का हिस्सा बनने के हवाले से खबरें सामने आ रही थी, लेकिन उन्होंने इसकी तस्दीक या तरदीद दोनों से इनकार किया था। तो आज प्रोग्राम में मेरे साथ ही मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपको मैं खुशामदीद कहती हूँ। ये बताइएगा कि ये जो खबरें आ रही हैं इस हवाले से, सबसे पहले तो ना आपकी तरदीद आई ना आपकी तस्दीक आई, तो ये मामला है क्या? आप आ रहे हैं वापस, नहीं आ रहे, PSP को छोड़कर बैक टू पवेलियन हो रहे हो, क्या रहा है? नहीं, थैंक यू फॉर हैविंग मी किरण। नंबर 1 तो जो खबरें होती हैं वो अगर मोतबर ज़राए से हो, बावसूख ज़राए से हो, तो उनकी तरदीद या तस्दीक की जाती है। खबरें अगर टेबल स्टोरीज हों और नामालूम ज़राए से हो तो मैं समझता हूँ कि उनकी तरदीद या तस्दीक करना
सकाफती एतबार से आप भी समझते हैं कि वो जरूरी नहीं होता। दूसरी बात यह है कि फिलहाल वापसी नहीं, फिलहाल कोई वापसी मेरी नहीं हो रही है। इस वक्त ऐसा कोई इरादा नहीं जैसा उन खबरों में आ रहा है। ऐसी कोई सिचुएशन फिलहाल तो नहीं है। लेकिन रजा हारून साहब, आप सेक्रेटरी इत्तलात थे, लेकिन आपके बारे में तो कोई इत्तला ही नहीं है। आप कहाँ हैं, कहाँ गायब हो गए हैं? फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शन में आप नाकाम हुए या खुद ही आप पीएसपी से अलग हो गए हैं? कहाँ आप? किसी भी इलेक्शन में कामयाबी और नाकामी के लिए किरण उसमें हिस्सा लेना बहुत जरूरी होता है। तो हमने तो हिस्सा लिया नहीं। और जहाँ तक ताल्लुक है पीएसपी का, तो पीएसपी कोई 13-14 अफराद ने मिलकर बनाई थी, किसी एक या दो फर्द की क्रिएशन नहीं है। ये कोई 13-14 अफराद थे जिसकी पहली कैबिनेट थी, मुझे याद है 13, उसमें मैं सेक्रेटरी जनरल था। 2 साल तक मैंने उस सेक्रेटरी जनरल के पोस्ट पे बड़ा अपना जो भी मेरे से हो सकता पार्टी के मफाद के लिए इलेक्शन कैंपेन में मैंने अपना रोल प्ले किया। फिर मैंने सोचा कि इकबाल अजमी साहब का शेर है ना बड़ा मशहूर, कि शायद अब ऐसा वक्त आ गया कि रोज कहीं जाने से, राब्ते बढ़ाने से मोहब्बतें भी थकती हैं, तोहमतें भी लगती हैं। तो फिर इसीलिए ये सोचा है कि फासले ही अच्छे हैं। मुझे ये बता दें, मैंने आपको आगाज में पीएसपी रहनुमा पुकारा है, तो सर अभी मैं आपको क्या साबिक रहनुमा पुकारूं? आप मुझे एक कराची का दर्द रखने वाला शहरी, सियासतदान, साबिक सूबाई वजीर, सियासी रहनुमा, जो कहना चाहें आप कह रहे हैं, लेकिन पीएसपी का रहनुमा, पीएसपी के मैंने आपसे जवाब में मैंने कहा था ना आपसे कि मैं पीएसपी की नुमाइंदगी नहीं करता। ठीक, अब पीएसपी का आप हिस्सा नहीं है। सर अब जो आप कह रहे थे कि वो वाकयात और सानेहात कुछ ऐसे हुए कि जिस वजह से ये जमात आई थी, वो शहरी सिंध की एक नुमाइंदगी होनी थी, फिर वो नहीं हो पाई, तो सर वो क्या वाकयात और क्या सानेहात थे? नाकामी हुई क्यों, और फिर क्यों आपको लगा कि अब अलग ही हो जाना चाहिए? वो फिर किसी वक्त जाहिर है कि एक बड़ी तवील बहस है, और वो बहुत से मामला हमारे आपस के मामला हैं, और हमें आपस में बैठ के ही उनको हल करना चाहिए। पीएसपी एक एंटिटी है, जमात है, वो काम कर रहे हैं, उन्होंने काम रोका नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि उन वाकयात का तस्करा मीडिया में बैठकर करना। सर उनमें कोई एक बड़ी वजह रजा हारून के रास्ते अलग कर दिए सर? मैं सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, दर्जनों और लोग हैं, और वो तो आहिस्ता आहिस्ता करके आपके पास नाम भी आ रहे होंगे। रजा साहब इसको थोड़ा सा मजीद डिफाइन कर सकते हैं सर? आपने कहा कि वो अवामी पजीराई नहीं मिल पाई, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल साहब कहते हैं कि वही जो मजदूर तबका, वही जो गरीब तबका, उन्हीं के लिए तो ये सारी जिद्दोजहद वो कर रहे हैं। सर क्यों पजीराई नहीं मिल पाई, क्यों नाकामी हुई सर? बहुत सारे रीजन है, और ये हकीकत है कि अवामी पजीराई नहीं हुई, और वो ये नहीं कि पीएसपी को नहीं हुआ, एमकेएम को भी नहीं हुई। एक दौर है, 30 से 32 साल का दौर है, 1987 से लेकर के 2018 तक का, जब इस शहर में जो एमकेएम, जो असल एमकेएम थी, उसने बिला शिरकत गैर इस शहर के ऊपर जो हुकूमत भी की है, उसकी नुमाइंदगी भी की है। वो 2016 में बावजूद फॉर द रीजन दैट आर, अब हम सबको मालूम है क्यों वो क़यादत का जो है वो खत्म हो गई और एक नई क़यादत ने सामने जन्म लिया। मैं तो इन दोनों पार्टियों को नई पार्टी समझता हूँ। आप खुद किसी कौमी सतह की पार्टी की तरफ देख रहे हैं क्या? देखिए, मैं तो मायूस हूँ, सच्ची बात है कि मुझे बड़ी उम्मीदें थी कि पीटीआई को एक बड़ा मैंडेट मिला था, और कराची से किसी को 14 सीटें मिल जाएं, जिसको उससे पहले 1 सीट थी। मतलब उनको तो कराची को, मतलब उनको तो पागल हो जाना चाहिए था कि उनको क्या हो गया, उनके साथ कैसी नुमाइंदगी उनको मिल गई। उनको तो कराची की सर्विस कर देनी चाहिए थी। फिर कराची ने प्रेसिडेंट दिया, प्राइम मिनिस्टर दिया, गवर्नर दिया, 4 वज़रा है कराची के, अनगिनत मुशीर जो वज़ीर आज़म साहब के हैं, उनका ताल्लुक कराची से। लेकिन उसके बावजूद, अगर ये सब रखने के बावजूद आप कराची की सड़कों से मिनिमम कचरा नहीं उठा सकते, आप कराची के लोगों को पीने का साफ पानी नहीं दे सकते, आप कराची के लोगों को नुमाइंदगी नहीं दे सकते, तो लोग तो कौमी सियासी जमातों से मायूस होंगे ना। फिर तो वो अपने उसी शहरी लेवल की, शहरी सिंध लेवल की जमातों की तरफ देखेंगे जो लोकल। सर अभी कौन है जो बेहतरी ला सकता है, बेहतरी कर सकता है? पीटीआई से आप मायूस हैं, एमकेएम के बारे में आप उनकी लीडरशिप के लिए नई लीडरशिप कह रहे हैं, पीएसपी आप कुछ छोड़ चुके हैं, देखें किसकी तरफ अभी कराची वाले? कराची वाले फिलहाल करें दुआ और एक अच्छी उम्मीद रखें कि ये जो कुछ भी अफवाहें हैं, या अल्लाह माफ करे क्या चीजें मुझे तो नहीं पता, लेकिन अगर ये सोच अच्छी नीयत के साथ है, अगर ये कोशिश एक अच्छी इंटेंट के साथ हो रही है
कि कराची और शहरी सिंध के मसाइल के लिए और दही सिंध के मसाइल के लिए भी अगर कोई ऐसी फोर्स बनती है या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बनता है जहां तमाम जमातें या वो तमाम लीडरशिप जो अपना रोल प्ले कर सकती है, जिनके नाम है, जिनको शहर ने दिया है, जिन पे शहरियों ने एतमाद किया है, अगर ये सब किसी जगह जमा हो सकते हैं, बेशक ये आपस में मर्जन ना करें, बेशक ये आपस में शमूलियत ना करें, बेशक ये एक दूसरे के खिलाफ अपने अपने सियासी नजरियात रखें और मुखालफत भी करें, एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन भी लड़ें, लेकिन खुदा के वास्ते ये सोच तो बहुत अच्छी है कि कराची के हकूक की आवाज उठाने के लिए कोई एक प्लेटफॉर्म तो ऐसा नजर आए। सर ये आपकी ख्वाहिश है या आपकी इत्तला है? नहीं, ये मेरी उस इत्तला पे खुशी का इज़हार है, ये मेरी उस इत्तला पे ख्वाहिश भी है और मैं चाहता हूँ कि ये वो इत्तला है जिसकी के हर कराची का शहरी है जो मायूस हो चुका है, जो कि लीडरशिप की तरफ देखना चाहता है और उसको कोई लीडर नजर नहीं आता जो अपनी साबिका दौर की जमात को याद करना शुरू कर रहा है। रजा साहब, ये पीएसपी में भी क्या दो बड़े नाम हो चुके हैं अलग अलग? क्या कोई दो ग्रुपिंग हो चुकी है? अनीस कायम खानी ग्रुप, मुस्तफा कमाल साहब का ग्रुप, कुछ इस तरह की ग्रुपिंग हुई है क्या? इतने कम लोगों में ग्रुप क्या बनेगा? मतलब वो तो कहते हैं हमेशा हम दो आए थे, वो दो हैं और शायद वो दो ही रहेंगे, लेकिन वो दो ही रहेंगे मुराद ये नहीं कि वो सिर्फ दो ही रहेंगे, मतलब वो दो ही क्लेम करते हैं ना कि सारा कुछ हमारा है। तो नहीं, मुझे नहीं लगता, और अगर ऐसा होगा तो वो आवाम के सामने आएगा। मैं समझता हूँ कि मुस्तफा कमाल बहरहाल एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसा नाम है जिस कराची के लोगों को जिनको कराची के लोगों ने काम करते देखा है सड़कों के ऊपर। अभी मसला पीएसपी का ये है कि वहां पर सिर्फ दो लोग हैं, बाकी पार्टी कोई नहीं है। नहीं, पार्टी तो एग्जिस्ट करती है, अभी उन्होंने शायद कल या परसों जलसा भी किया है और पार्टी भी एग्जिस्ट करती है और मुनासिब जलसा था वो पीएसपी। सर आप बहुत बेहतर समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। जो हम और आप समझ लेते हैं ना, फिर उसको फिर कहने की जरूरत नहीं होती, लेकिन बेस्ट विशेष होनी चाहिए सबके लिए। मैं समझता हूँ उन्होंने भी एक अच्छा कदम उठाया है। वही बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच रजा हारून साहब। रजा हारून साहब ने अपने रास्ते जुदा कर लिए हैं, वो अपनी शायद पार्टी से मायूस हो गए हैं और कराची वाले वो तमाम सियासतदानों से, कराची पर सियासत करने वाले तमाम लोगों से ही मायूस हैं और शायद अभी भी कराची वालों को उम्मीद और दुआ ही करनी पड़ेगी कि शायद काश कोई उनकी बेहतरी के लिए हो, जिसके अभी और शायद करीब तक कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया नाज़रीन, इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह के बाद।